मुल्क की 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए जुमे को वोट डाले गए। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हुए इंतखाबात में बीजेपी को 3 सीटों पर, शिवसेना को 1, एनसीपी और कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। बीजेपी से धनंजय मादक, अनिल बोंडे और पीयूष गोयल मैदान में थे, जबकि शिवसेना से संजय पवार और संजय रावत, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी और एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल मैदान में थे। महाराष्ट्र में संजय पवार के लिए शिवसेना ने पूरा दमखम लगा दिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान में बीजेपी को 1 सीट से मुतमईन होना पड़ा और कांग्रेस को 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। राजस्थान में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने कामयाबी हासिल की। यहां से बीजेपी के वाहिद उम्मीदवार घनश्याम तिवारी की 43 वोट मिले हैं। कर्नाटक में हुए राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। कर्नाटक में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, अदाकार सियासतदान जिग्नेश और लहर सिंह ने बीजेपी से कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस के साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश भी जीतकर राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हुए। हरियाणा में बीजेपी ने 2 सीटों में से 1 पर जीत हासिल की और दूसरी पर आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। नहीं, जाहिर सी बात है, जीत के आए हैं, बड़े संघर्ष के बाद जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम साजिशें की, काउंटिंग देर से शुरू करवाई, उसके बाद भी हम लोगों ने पूरे धैर्य से इस चुनाव को लड़ा और अंततोगत तो हम लोग चुनाव जीत करके आए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मैं महाराष्ट्र के अपने तमाम विधायकों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी शानदार और बड़ी जीत दिलाई। बहुत खुश हूँ। जिंदगी में जो बहुत मेहनत की थी, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था। मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था। कार्यकर्ता जो लगे थे उन सभी ने ये भी दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश में जनता ने चुनी थी। फिर एक बार जनता को मौका मिलेगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। महाराष्ट्र में छल की राजनीति जो शिवसेना ने की, और जिस दिन मैं नामांकन भरने भी आया था उस दिन भी मैंने यही बात रखी थी कि महाराष्ट्र की जनता दुखी है इस सरकार से। उन्होंने 2019 में भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पे वोट दिया था। मैं स्वयं दक्षिण मुंबई में घूमता था, सब हमें कहते थे कि आपका कैंडिडेट होता तो हम जिताते। हमने कहा नहीं, शिवसेना हमारी मित्र पक्ष है, उसके आप उनको वोट दीजिए, उनको वोट देना यानी मोदी जी को वोट देना। इस छल के साथ वो लोग जीत के उन्होंने पार्टी के साथ संबंध तोड़ा। अब जनता उनको इसका जवाब दे। हमारा कैलकुलेशन कोई खराब नहीं हुआ है। हमारे जो दूसरे उम्मीदवार है संजय पवार, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे ज्यादा वोट मिले 33, और जो बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं उनको मिले हैं 27 या 26, कितने हैं 27। हमको फर्स्ट प्रेफरेंस के 33 वोट मिले, लेकिन राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत ही पेचीदा है। तो इस प्रकार से सेकंड प्रेफरेंस वगैरह वोटों की गिनती जब हो गई तो उनको आगे बढ़त मिली। और धक्का बसेल असा मताचा निकाल नाही। तुम्ही जर मतांची संख्या बघितली प्रत्येक उमेदवाराची, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्या उमेदवारांना जो कोटा दिला त्या कोटाचा म्हणजे काही फरक पडलेला नाही। फक्त एक मत प्रफुल्ल पटेल यांना जादा पडले आणि ते कृष्णा आले मला ठाऊक आहे, ते या आघाडीचं नाही, दुसऱ्या बाजूचं आहे। हा भाग थोडा आता 27 सीट जी शिवसेनेने लढवली तिथं आमची गॅप फार होती, मतांची संख्या कमी होती, पण धाडस केलं आणि प्रयत्न केला। एनसीपी लीडर सुप्रिया सोले ने महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कारकर्दगी पर बीजेपी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एमवीए की शिकस्त तस्लीम करते हुए इस ताल्लुक से गौर खोज करने की बात कही।
Well, I'd like to take this opportunity to congratulate the Bharatiya Janata Party on their performance. And of course, every election, you can't win every election. So we accept our defeat with full humility. And we clearly need to introspect of what went right and what went wrong. Voting pattern is slightly different. It's not like a Lok Sabha, Vidhan Sabha election. So I think in the next couple of days we'll have complete clarity as where the gaps were, and we'll clearly work harder and correct where the gaps were. ये जीत है श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी के नेतृत्व की। ये जीत है अशोक गहलोत सरकार की। ये जीत है उन सारे कांग्रेस, इंडिपेंडेंट, बीटीपी, कम्युनिस्ट पार्टी, लोकदल और हमारे अन्य विधायक साथियों की, जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों में विश्वास जताया। ये हार है उन सारी ताकतों की जो राजस्थान का स्वाभिमान वोट की मंडी में पैसों से खरीदना चाहते थे। ये हार है उन ताकतों की भी जो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। ये एक करारा जवाब है उन सब ताकतों को जो प्रजातंत्र पर बुलडोजर चलाना चाहते थे। अल्पमत में होकर वो बहुमत को ठगना चाहते थे। राजस्थान की बहादुर जनता और बहादुर विधायकों ने फिर दिखाया है कि सत्य की जीत हुई। धनबल, बाहुबल, ईडी, इनकम टैक्स और कालाधन हार गया। धन्यवाद। महाराष्ट्र में एक बड़े ड्रामे के बाद बिलाखिर राज्यसभा इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर महाअघाड़ी इत्तेहाद को जबरदस्त धक्का पहुंचा है। जीत को लेकर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में बीजेपी कारकुनान ने जश्न मनाया। अकोला में भी बीजेपी वर्करों ने आतिशबाजी और ढोल ताशों के साथ जश्न मनाया। हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने बीजेपी लीडर विजय अग्रवाल से इस सिलसिले में बातचीत की। आपको क्या लगता है सर, किस तरह से जो महाअघाड़ी सरकार होने के बावजूद, जिस तरह से उनकी एक तीनों पार्टियों की मतलब यूनिटी होने के बावजूद आप लोग जो है तो 3 सीटें जीतने में यहाँ कामयाब हो पाए? महाराष्ट्र में जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी भारी मतों से उनकी जीत हुई है। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। महाराष्ट्र की जनता का भी अभिनंदन करता हूँ कि इनके वजह से ही ये जीत हुई है। हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने जो पिछले 5 साल और अभी 2.5 साल जो लोगों से संबंध रखे, उसके कारण ये जीत हुई है और इनकी सरकार जाने वाली है। जिस तरह से मतलब आप लोगों ने 3 सीटें इनके बीच में लाए हैं, तो आपको लगता है कि इसका जो परिणाम है वो अगले जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें इसका परिणाम पड़ सकता है? इसके बाद सारे चुनाव, जो विधान परिषद का रहो, जो नगर पालिका का रहो, जिला परिषद का रहो, सब चुनाव में इसका परिणाम होगा। सर, इसी के साथ में मैं जानना चाहूंगा कि अकोला महानगर पालिका के लिए जो है तो इसका असर महाअघाड़ी जो सरकार की जो यहाँ पार्टीज है उस पर भी, महानगर पालिका पे भी इसका असर पड़ सकता है? इसका असर तो पड़ेगा ही, पर अकोला में भारतीय जनता पार्टी यही एक पर्याय है और ये जो विकास काम हुए, विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता है, जो जनता में काम करते हैं, इसके आधार पर आने वाले समय में हमारी सत्ता महापालिका में आएंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विजय अग्रवाल जी, बीजेपी लीडर। उनका साफ कहना था कि जो 3 सीटें राज्यसभा में अभी बीजेपी ने जीती है महाराष्ट्र में, उसका आज उन लोगों ने जश्न मनाया और उनका साफ कहना है कि इसका जो है सीधा असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के रुकन असेंबली कुलदीप बिश्नोई पर पार्टी आलाकमान ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्पेशल इनवाइटी से हटाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से भी बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस जराये के मुताबिक स्पीकर को एक खत भी लिखा जाएगा जिसमें कुलदीप बिश्नोई की असेंबली की रुकनीयत को मुअत्तल करने की अपील की जाएगी। नाज़रीन, खबरों में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब खबर मौसम की। महकमे मौसमियात के साइंसदान आर.के. जीना मनी के मुताबिक 16 जून तक दिल्ली के लोगों को हीट वेव से राहत मिल सकती है। इसके साथ ही आर.के. जीना मनी ने कहा कि 16 जून तक दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और बिहार में मानसून की आमद हो सकती है। जिस तरीके से तेज गर्मी पड़ रही है, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईएमडी के साइंटिस्ट मिस्टर आर.के. जीना मनी। सर, गर्मी जो है वो लगातार तेजी से पड़ रही है और देश भर के बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी बहुत भयंकर गर्मी है। कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? नहीं, देखिए, पहले ये हम अगर दिल्ली का बात करें, जो तापमान अभी ऑलमोस्ट वही है 43, जो मेन सिटी है, और बाहर में जैसे नजफगढ़ है या मंगेशरपुर, ये सारा 44-45 चल रहा है। तो कहीं कहीं हीट वेव भी है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा, और यही जगह पर हीट वेव है। अब ये सारा जो हीट वेव है, ये सारा जो गर्मी है, ये 16 तारीख को ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना, 16-17 को बारिश और पूर्वी ही आ रहा है। ठीक है ना, ये एक अच्छा खबर है कि मुझे तो लगता है कि जो पीक है समर का, वो 16-17 तारीख के बाद ओवर इस समर का। तो ये एक लेटेस्ट आ रहा है प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे पता चलेगा। और रिगार्डिंग जो मानसून है, मानसून आज बहुत बड़ा छलांग लगाया, मैं बताऊंगा, क्योंकि जो कोंकण का जो हिस्सा है, अगर देखेंगे, अब देखिए कितना क्लाउड बना है महाराष्ट्र में। बॉम्बे में जो है हैवी रेनफॉल हुआ, कोलाबा में 60 मिलीमीटर है, सांताक्रूज में भी बारिश हुआ। अभी लाइन जो है डहानू से होकर के पूना का जो लहगांव एयरपोर्ट है, वहाँ भी ज़्यादा रेन हुआ है, और वहाँ से फिर लाइन जाता है हमारा बैंगलोर।
यानी कोंकण गोवा का बहुत ज़्यादा हिस्सा आज कवर हुआ, मध्य महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हुआ, कर्नाटक का भी हुआ है। आगे जो क्लाउड है, आगे जो हम लोग दिए हैं, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल, बिहार, झारखंड, ये कवर करेगा 3 से 5 दिन तक। तो मानसून ठीक है, मतलब प्रोग्रेस स्लो है बट खराब नहीं है, ठीक है, यही हम बोलना चाहते हैं। और बाहर जो आता है, कोई मीडिया इधर उधर का बोल रहा है, वो बिल्कुल विश्वास ना करे, ठीक है। तो सर उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहां पे किस तरीके से रहने वाले, उड़ीसा में तो कल रेन हुआ था। दक्षिण उड़ीसा जो गर्मी था, जैसे टिल्लागढ़, कोरापुट, वो कम हो गया, कल 33-34 आ गया। उड़ीसा में हीट वेव नहीं है अभी। तो उड़ीसा में मानसून भी आ सकता है, दक्षिण उड़ीसा में या कुछ जगह पर 14-15 तक मानसून आ रहा है, ठीक है ना, तो अच्छा इंडिकेशन है, ठीक है। तो सर बस एक आगे सवाल है कि मतलब 16 तारीख तक जो हीट वेव से राहत मिल जाएगी। हीट वेव से दिल्ली का राहत 16 का ऑनवर्ड है, 16 के बाद हीट वेव नहीं रहेगा। हमारा जो IMD का जो ये भविष्यवाणी है, इसको लेकर चले, ठीक है ना। थैंक यू। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए IMD के वैज्ञानिक RK जेनामनी, जिनका कहना है कि 16 जून तक दिल्ली वालों को हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर आज से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। सूबे के 16 नगर निगम, 90 नगर पालिका और 298 नगर परिषद के लिए होने वाले इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने मेयर ओहदे के लिए अब तक 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और दूसरे उम्मीदवारों पर मंथन जारी है, जबकि बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी तक गौर किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों से वचन पत्र के साथ आरोप पत्र जारी करने की हिदायत दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर ताखीर जरूर हो रही है, लेकिन साबिक इंतखाबात में जिस तरह उसने कांग्रेस को शिकस्त दिया था, अब इन इंतखाबात में भी वैसा ही होगा। जिस तरह सारे 16 नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि आप अपना एक वचन पत्र खुद का उस नगर से संबंधित क्या आप कर सकते हैं, क्या कर पाएंगे, उसका बनाओ। और भाजपा की नगर निगम की सरकार ने क्या वादे किए थे, कितने काम पूरे किए, जो काम नहीं किए, इस तरह का एक आरोप पत्र भी बनाओ। टैक्स नहीं लगाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में वादा किया था। नगरों में किसी व्यक्ति पे हम टैक्स नहीं ला देंगे। आज टैक्स के बोझ से शहर का आदमी दबा हुआ। ये सारी बातों का समाहित करेंगे। ऐसे ही भोपाल में आपने कहा था जब दिग्विजय सिंह ही लड़े थे कि टिकट घोषित नहीं कर रही, बीजेपी पिछड़ती जा रही है, और फिर बीजेपी ने में जो पछाड़ा था भोपाल में वैसे ही पछाड़ेंगे। क्राइटेरिया क्या होगा सर प्रत्याशी चुनाव समिति? मैं चुनाव पर चर्चा करने आया हूँ, टिकट पर चर्चा करने नहीं आया। बंगलुरु में चामराजपेट में वाक़ ईदगाह सरकाजी वक्फ की मिल्कियत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के हक में फैसला सुनाया है। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और मारूफ एडवोकेट अब्दुल रियाज खान ने यह बात कही। वाज़ेह है कि हिंदू तंजीमें ईदगाह की मिल्कियत को कॉरपोरेशन की जगह करार देते हुए तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में यहां झंडा भी लहराने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। ये ईदगाह 1871 से तकरीबन 200 साल से है। ये ईदगाह 200-250 साल की ईदगाह है, कब्रिस्तान थे, दरगाह था। ये टोटल एक्सटेंट आपको 10 एकड़ 5 गुंठे ज़मीन थी। इसमें तकरीबन 8 एकड़ ज़मीन एनक्रोचमेंट में चली गई है। अब बचा है सिर्फ 2 एकड़ 5 गुंठे जिसमें ईदगाह है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा डिटेल से जजमेंट आ गया 1964 में। वो जजमेंट में खुला बता दिया गया है ये कारपोरेशन की लैंड नहीं है। कारपोरेशन कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने हाजिर नहीं किया है। जिला बारामूला पुलिस ने घाट पलहालन से 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और हाल ही में मिलिटेंट बने हुए थे। दोनों गिरफ्तार मिलिटेंटों की शिनाख्त निहालपुरा पट्टन के इरशाद अहमद मीर और जाहिद बशीर के बतौर हुई है। एसएसपी बारामूला ने इस ज़िम्न में तफसीलात फराहम की।
ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 जो यूथ हैं, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी इन्हीं 2 यूथ के बारे में कि ये इस एरिया में सक्रिय हैं, और इनको टास्किंग की गई थी कि ये यहाँ के PRIs को, जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनको, और उसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनको टारगेट किया जाए। तो उसी फिराक में ये लोग थे, और उसके बाद काफ़ी जो हमारी ज्वाइंट टीम्स थी वो एक्टिवेट की गई, और जहाँ का इनपुट मिला था वहाँ पे हमको एम्बुश लगाया गया, और जो एम्बुश लगाया गया उसकी तरफ से उसमें हमारा जो है काफ़ी एक बहुत ही ब्रेव और करेजस रोल रहा कि जब ये 2 शख्स सामने से आए तो हमने इनको चैलेंज किया, हमारी पार्टीज ने इनको चैलेंज किया, और चैलेंज के बाद वहाँ पे एक जो माहौल था वो ये बन सकता था कि जहाँ पे इनको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता, बट बहुत ही जिसको हम कहेंगे कंट्रोल, और ये ध्यान में रखते हुए कि एक नए रिक्रूट्स हैं, तो इनको हमने चेज किया, और चेज करने के बाद इनको जो है एप्रीहेंड किया, और इनसे जो है हमको 2 पिस्टल्स, 18 लाइव राउंड्स और 3 मैगजीन पिस्टल्स के साथ जो है वो बरामद हुए हैं, और इनको अरेस्ट कर लिया गया। और इस तरह कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने नेशनल पेंशन स्कीम को वजीफायाब अफराद के मसाइल से मुतालिक एक नोटिस जारी किया है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त के बाद कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने NPS को नोटिस जारी करते हुए 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। बसूरत दीगर PHR 1993 एक्ट के तहत कार्रवाई करने का इंतबा दिया। इसके अलावा मरकजी हुकूमत को भी हिदायत दी है कि इस मामले में एक कमेटी तश्कील दी जाए जो वजीफायाब अफराद के मसाइल का जायजा ले। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम दिल्ली के सदर मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से मुतालिक 10 दिसंबर साल 2021 को कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के पास एक दरख्वास्त दाखिल की गई थी। उन्होंने बताया कि पेंशन से मुतालिक मसाइल हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व दीगर रियासतों में भी पाए जाते हैं। पिटीशन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से वार्निंग दी है, और ये साफ साफ कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली के मामले में NPS के खिलाफ 1 महीने के अंदर अंदर वो खुद मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, अन्यथा की स्थिति। अनंतनाग में साबिक बीजेपी लीडरों के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हालिया रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। आज बेशतर दुकानें और तिजारती इदारे बंद रहे। मुजाहिरीन ने फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जी, हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो ये गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ है, ये कभी नाकाबिल बर्दाश्त है। हम उसके बिना बैठने वाले नहीं है, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी और सारी रहेगा। अमन को बरकरार रखने के लिए मकसद के साथ हुकाम ने जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ अजला में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा कि कर्फ्यू जारी है, इसे मनसूख या मुअत्तल करने का फैसला सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही किया जाएगा। सभी को पता है कि सोशल मीडिया में कुछ जो पोस्ट और कमेंट्स हुए थे, उसमें एहतियातन तौर पे यहाँ पर डोडा और किश्तवाड़, जहाँ की स्पेशली भदरवाह में प्रिकॉशनरी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। अभी हालात जो है आप सभी ने देखा है, पूरे अंडर कंट्रोल है, किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट नहीं है। तो जन सामान्य रूप से उन्होंने बिहेव किया है। तो सभी जो भी यहाँ पर थे, जिस तरह की कंप्लेंट्स आई, FIR लगी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन चल रही है। जो भी उसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सभी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखें, सभी लोग आपस में बातचीत करके किसी भी तरीके का कोई भी इंसिडेंट इस तरीके का ना होने दें। और बच्चों को भी ये कहें कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया या किसी भी तरीके का इररिस्पॉन्सिबल कमेंट ना करें। भदरवाह में जो आज तीसरे रोज़ भी कर्फ्यू लगातार जारी है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम जो रोड्स हैं वो ब्लॉक की गई हैं।
किसी को भी बाहर आने की इजाज़त नहीं है। इस बीच आज 12th क्लास के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, प्राइवेट में जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। उनका जो एडमिट कार्ड है उनको एज ए पास ट्रीट किया जा रहा है और उनको कोई भी नहीं रोक रहा है। उसके अलावा अगर हम हेल्थ सर्विस की बात की जाए तो हेल्थ सर्विस के जो मुलाजमीन हैं उनको भी कोई भी रोक टोक नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो अमन चैन बनाए रखें। हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जैसे कि अंजुमन इस्लामिया भद्रवाह है, यहाँ सनातन धर्म सभा भद्रवाह है, वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अमन चैन बिल्कुल बरकरार रखें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। बजरंग दल के कारकुनान ने भदरवाह मस्जिद में एक मौलवी की तरफ से एक तबके के खिलाफ किए गए रिमार्क्स के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। कारकुनान ने मुल्ज़मीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 इंडिया ने